Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's topic is Ode to the West Wind, a masterpiece by P.B. Shelley, and we are going to discuss its critical appreciation or critical analysis. And all of us know that P.B. Shelley is one of the most revolutionary and one of the most romantic poets of Romantic era. And today we are going to discuss one of the best poems he has ever written. This poem was written in 1819 amidst a powerful autumn storm near Florence, Italy, where C.B. Shelley, a radical romantic poet, found inspiration for his Ode to the West Wind. This poem, first published in 1820, delves into revolution, poetic inspiration, and life's cyclical nature. So ये जो पोएम है ये पीबी शैली की उन पोएम्स में से है जो उसकी पहचान है, पीबी शैली की पहचान है, और ये उन पोएम्स में से है जो आप कह लें कि एक लैंडमार्क की हैसियत रखती हैं रोमांटिसिज्म में, रोमांटिक पोइट्री में। और इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो है इटली का, और इटली में वो उस वक्त मौजूद थे। एक ऑटम सीज़न का वो वक्त गुजार रहे थे, पावरफुल ऑटम। तो उस ऑटम सीज़न में बैठ के तो उन्होंने ये वाली जो पोएम है वो लिखी। इस पोएम में क्या कुछ है, चलिए चल के देखते हैं। फर्स्ट कम्स इट्स स्ट्रक्चर एंड पोएटिक फॉर्म। देयर आर 5 कैंटोज। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, देयर आर 5 कैंटोज। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। Each canto explores a different facet of the West Wind. Terza rima creates momentum. Now, terza rima is that kind of stanza or that kind of structure which employs an interlocking rhyme scheme, A, B, A, B, C, B, C, D, C. ये अगर rhyme scheme हो तो वो terza rima scheme होती है, और इसी scheme को follow करते हुए 5 cantos शैली ने लिखे हैं इस poem में। This form enhances interconnectedness and it drives the poem forward. ये एक forward looking आप कह लें स्ट्रक्चर है जिसमें स्टार्ट में अपना एक आइडिया जो है वो बिल्ड करते हैं शैली, और बाद में उसी आइडिया को लेके आगे फिर डेवलप करते हैं। अगर हम इसकी इमेजरी और सिंबलिज्म की बात करें तो द फर्स्ट इमेज दैट कम्स बिफोर अस, इट्स द वेस्ट विंड, द वेरी टाइटल। इट सिंबलाइजेस बोथ डिस्ट्रक्शन एंड प्रिजर्वेशन। वेल स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि आपने इसमें पढ़ा होगा पीबी शैली में कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट आइडियलिस्टिक एंड रेवोल्यूशनरी पोएट। पोस्ट जो आप कह लें फ्रेंच रेवोल्यूशन ईरा था वहाँ से इसका ताल्लुक था, और इन्होंने इनका एक ऐसा मिजाज था, एक ऐसा आप कह लें कि बेंट ऑफ माइंड था जिसमें ये ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को, ओल्ड स्ट्रक्चर्स को, ओल्ड थॉट्स को, ओल्ड आप कह लें एक सेटअप जो ओल्ड आप कह लें कि एक माइंड सेट था उसको वो ख़त्म करना चाहते थे, एक नया माइंड सेट डेवलप करना चाहते थे। सो वेस्ट विंड को उन्होंने एज अ सिंबल लिया एंड इट सिंबलाइजेस बोथ डिस्ट्रक्शन एंड प्रिजर्वेशन। एक तरफ वेस्ट विंड जो है वो डिस्ट्रक्शन की सिंबल है, दूसरी तरफ प्रिजर्वेशन की सिंबल भी है। ये ना सिर्फ ये कि ओल्ड ऑर्डर को तबाह करने की बात करती है, बल्कि नए जो एक ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करने की, उसको बनाने की, उसको बिल्ड करने की बात भी करती है। इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड दिस पॉइंट शोज पोएटिक इंस्पिरेशन। देन देयर आर सर्टन ऑटम लीव्स, दिस रिप्रेजेंट मॉर्टेलिटी एंड डीके। ऑटम लीव्स हम समझते हैं, हम जानते हैं कि ऑटम के वो लीव्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और यही ऑटम लीव्स जो हैं जब विंटर गुजार के तो फिर स्प्रिंग आती है तो फिर वो यहाँ पर नए पत्ते निकलते हैं, तो एक नई लाइफ का जो है वो आगाज़ होता है। सो ऑटम लीव्स रिप्रेजेंट मॉर्टेलिटी एंड डिके। दे हिंट एट द एंड ऑफ अ साइकिल एंड दिस सिंबलिज्म इवोक्स ट्रांजिएंट ब्यूटी। एक टेम्पररी ब्यूटी को वो सिंबलाइज करते हैं। देन देयर आर सीड्स, सिंबलाइज पोटेंशियल फॉर रीबर्थ। सीड्स की बात बार बार होगी इसमें, जिसमें कीट्स बार बार बताएंगे कि यहाँ पर हम कि सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुँचते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर समटाइम्स। तो ये एक पोटेंशियल है रीबर्थ का। यही सीड्स जब एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुँचते हैं तो फिर ये वहाँ जाकर ज़मीन में ये दफन होते हैं, फिर वहाँ से एक नई लाइफ का आगाज़ होता है। It highlights renewal and they represent future growths.
Yes, I mentioned earlier revolution and societal change. It talks about overthrow. The poem explores the overthrow of oppressive forces. It embodies political upheaval and social change. Then it is about transformation. Shelley calls for societal transformation. सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं. अपर क्लासेस के और उनके अंदर पाई जाने वाली करप्शन और जो एक वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसकी बात करते हैं. दिस सिंबलाइजेज अ शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू एंड अ बेटर वर्ल्ड इमर्जेस. Then there is desire for change. Shelley expresses his desire for change. The wind disrupts. He wants renewal. ये विंड जो है ये ओल्ड ऑर्डर को तोड़ेगी, उसको ख़त्म करेगी और नए ऑर्डर को इंश्योर करेगी. सो यही जो वेस्ट विंड है ये ओवरथ्रो करेगी पुराने ऑर्डर को, ट्रांसफॉर्म करेगी. और यही उनकी डिज़ायर है कि पुराने सेटअप की जगह नया सेटअप जो है वो चेंज होके तो सामने आए. पोएटिक इंस्पिरेशन कई उसके सोर्सेज हो सकते हैं. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में द विंड इवोक्स क्रिएटिविटी, यानी विंड जो है ये पोएटिक इंस्पिरेशन है. इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. इट प्रोमोट्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. इट इज़ ऑल्सो कनेक्शन टू नेचर. यही जो वेस्ट विंड है ये कनेक्शन टू नेचर भी है. हाइट हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन नेचर. सो नेचर को हम इन्वॉल्व करते हैं इस आइडियलिज्म के अंदर. क्रिएटिविटी तो है लेकिन नेचर को हम इन्वॉल्व करते हैं. नेचर इज़ लिंक टू द पोइट्स इमेजिनेशन and then it spreads hope. So जो poetic inspiration है, यानी poetic inspiration हमारी किस में है? ओ टू द वेस्ट विंड में, वेस्ट विंड में. और वेस्ट विंड जो है ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है क्रिएटिविटी की, नेचर की और होप की. एंड इट सीक्स टू स्प्रेड होप थ्रू द पोइट्री. देन वी टॉक अबाउट इट्स लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम. Metaphors are there. The wind embodies a spirit. It is a powerful force. It's also a पोटेंट वॉइस. जो विंड है ये एक मेटाफर के तौर पे यूज़ हुई है इस पोइम में. एक ऐसी स्पिरिट विच इज़ वेरी पावरफुल, विच इज़ वेरी पोटेंट वॉइस एंड विच कैन गो अ लॉन्ग वे. पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू द विंड. इसी विंड को पर्सोनिफाई किया गया इंसानी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं. इट इज़ वाइल्ड एंड मूविंग. द विंड इज़ प्रोफेटिक. और इसी तरह सिमिली का इस्तेमाल किया गया. कंपैरिजंस यूजिंग लाइक और एज, दिस इन्हांसेस इमेजरी. यानी मेटाफर का पर्सोनिफिकेशन और सिमिली का इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया इस पोएम में एज लिटरेरी डिवाइसेस. क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन मिक्स्ड रिएक्शंस. फर्स्ट कंटेम्प्रेरी रिव्यूज़ वर मिक्स्ड. जो उस वक्त के लोग जो क्रिटिक्स थे उनकी जो ओपिनियन थी वो मिक्स्ड थी. शेलीज रेडिकल आइडियाज़ वर कॉन्ट्रोवर्शियल. ऑफ कोर्स जब भी कोई नई चेंज की बात करेगा तो उसके आइडियाज़ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे. कुछ ऐसे सोसाइटी के तबकात होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेटा होंगे जहाँ ये बात एक्सेप्टेबल होगी, कुछ जगहों पे नहीं होगी. तो ये एक मिक्स्ड सा रिएक्शन था स्टार्ट में. मॉडर्न एक्लेम इसको बहुत मीनिंग वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ शेलीज फाइनेस्ट वर्क्स सेलिब्रेटेड फॉर विजनरी मैसेज. इसको मॉडर्न दौर में यानी बाद में इसको बहुत ज़्यादा इसकी आप कह लें कि इसको पॉपुलैरिटी मिली. शैली के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन की बात हुई, नए माइंडसेट की बात हुई, नए आइडियाज़ की बात हुई और इन तमाम बातों को एक नया विजनरी मैसेज समझा गया. देन इट ऑल्सो रियली कंट्रीब्यूटेड इन रोमांटिक पोइट्री. इट वाज कंसिडर्ड अ की एग्जांपल ऑफ रोमांटिक पोइट्री. एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट द पोएम एज अ लेगेसी, it really influenced the it really echoes. It is linked with the echoes of Shelley's themes and later poets. यही Shelley के themes जो थे बाद के poets में ने लिए borrow किया और वहीं उन्होंने इसके ऊपर लिखा. Subsequent literary movements took inspiration. बाद की जो movements हैं उनके अंदर भी यही influence जो है वो काफ़ी ज़्यादा visible है. Contemporary issues and calls for environmental awareness, social justice is important to the theme. So आप हम देखते हैं कि environmental इश्यूज से लेके तो सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस और सोशल चेंज की बातें हुई. तो बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे जो इसी एक पॉइंट से आगे जो है वो स्प्रिंग होते हैं. बाद के पॉइंट में फिर इस पर लिखा ना सबसे बढ़ के ये कि इट हैज़ गॉट अ टाइमलेस मैसेज. द पोएम्स मैसेज ऑफ होप एंड एंड्योरेंस, इट रिमेन्स अ क्लासिक. इट इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएम. इट इज़ वेरी फार रीचिंग पोएम. आप ये कह लें कि इसमें एक बहुत दूर जाने का मैसेज है. ये फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन की बात है, नए ऑर्डर की बात है, चेंज की बात है, पुराने ओल्ड वोर्न आउट थॉट्स जो हैं उनको ख़त्म करने की बात है, नए आइडियाज़
और मॉडर्निज्म की बात की। सो ये जो पोइम है अपनी जगह पे एक रोमांटिक होने के नाते और इसके साथ साथ एक मॉडर्न पोइम भी है जो नए बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, नए बहुत सारे मैसेजेस भी लिए हुए हैं। सो ये मैंने यहाँ पे मैं अपनी इस जो टू द वेस्ट विंड इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन का एंड करता हूँ। इसमें हमने इसके थीम्स और इसके कुछ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, उसके इन्फ्लुएंसेस की बात की, इससे रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन, इसके थीम्स, लैंग्वेज स्टाइल के से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई आप कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।